शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह फोगाट अभी लाइव हूँ आपके सामने और छोटी सी बात करना आया हूँ आपके सामने। लोकसभा का संसद सत्र चल रहा है, या नहीं, दोनों ही सदनों का सत्र चल रहा है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। लेकिन हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। सरकार ने जो बिल पास करने हैं वो बिल पास होने लग रहे हैं। विपक्ष को बाहर रखना है तो विपक्ष बाहर है। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं वो क्लास अटेंड करते हैं, जो बच्चे नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, उड़दंगी होते हैं, जिन्हें क्लास बंक करने का शौक होता है, उसको वो एडवेंचर मानते हैं, वे बच्चे क्लास से बंक मार जाते हैं। कॉलेज से, स्कूल से दीवारें कूद कूद के भागते हैं ना कुछ बच्चे। मैंने अपने स्कूल में जब मैं 9th में 10th में था तो मैंने बहुत बार अपनी क्लास के 10-10 स्टूडेंट्स के साथ दीवारें कूद कूद के दुनिया देखने की कोशिश की है। खैर, जो भी है, तो कहने का तात्पर्य है कि सरकार तो लोकसभा सत्र, ये संसद सत्र चल रहा है, बिल पास कर रही है, और विपक्ष जो है वो संसद से बाहर है ताकि वोटिंग वाटिंग का चक्कर ना पड़े और आसानी से बिल पास हो जाए। तो देश की रुचि खत्म हो गई है संसद सत्र की कार्रवाई से। मुझे नहीं लगता इस पूरे देश में कोई व्यक्ति सीरियस है संसद में क्या हो रहा है उस बात को लेके। सत्र चल रहा है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी दिखा भी रहे हैं कि क्या हो रहा है संसद में, पर कोई देख नहीं रहा, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद या संसद सत्र खत्म होने के बाद, शायद 17 तारीख को या 18 तारीख को खत्म होगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि देश के बारे में कुछ चिंतन होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। उल्टा हो क्या रहा है कि जो वंदे मातरम के ऊपर बिल पास हुआ कि जी नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम भी गाया जाएगा, वो कानून बन गया। लेकिन सबसे पहले उस कानून की अवहेलना किसने कर दी? कांग्रेस ने 15 अगस्त के दिन कर दी। यानी कि समझा रखा है कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी वालों ने कि भाई तुमने एक्शन मोड में रहना है। अब एक्शन मोड में कैसे रहना है कि पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां हैं जिनको लोग गंभीरता से लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे। कांग्रेस है और बीजेपी है। तो बीजेपी वालों ने तो कानून बनाया और कांग्रेस वालों ने 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत क्या हुआ? नेशनल एंथम इज राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान। नेशनल एंथम इज राष्ट्रगान, वंदे मातरम इज राष्ट्रीय गीत। तो वंदे मातरम की बेइज्जती कर दी। और इस बार राहुल गांधी को थोड़ा पीछे रखा गया है, माता जी सोनिया गांधी जी को आगे लाया गया है एक्शन मोड में, और उनके ऐसे ऐसे हाथ हिलते हुए दिखाए गए हैं कि हटाओ इस वंदे मातरम को, ये क्या लगा दिया, ये क्या हो रहा है। और अब ये एक टॉपिक राष्ट्रीय टॉपिक बन गया है। किसी भी टीवी चैनल को ऑन करके देखो, आपको वंदे मातरम की इंसल्ट के ऊपर डिस्कशन मिलेगी। और मेरी नजरों में एक टॉपिक बनने जा रहा था, जो मैं अपना बताऊं कि मैं ये सोच रहा था कि जब संसद सत्र समाप्त होगा या 15 अगस्त का खुमार लोगों की खोपड़ी से उतरेगा, तो मैं एक टॉपिक पे डिस्कशन छेड़ूंगा। और वो टॉपिक क्या था कि इटली की प्रधानमंत्री मिलोनी और मोदी जी को लेके राहुल गांधी ने मजाक बनाया, और वो शीला दीक्षित के बेटे के साथ चिपट गया।
मंच के ऊपर गप्पी मार ली। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोलने की सोच रहा था, लेकिन वो टॉपिक दबाने के चक्कर में कि वो मिलोनी और मोदी वाला एक्शन जो करके दिखाया राहुल गांधी ने, उस चीज को दबाने के लिए वंदे मातरम वाला काम किया गया, ताकि लोग वंदे मातरम पर डिस्कशन करें और राहुल गांधी की उस बेवकूफी को भूल जाएं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा राहुल गांधी जी को, विजेंद्र सिंह जी को मेरी राम राम, मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहूंगा कि शीला दीक्षित जी बहुत सुंदर नारी थी। फिर से सुनो मेरे वर्ड, जो मुख्यमंत्री रह चुकी दिल्ली की शीला दीक्षित जी, वो एक बहुत ही गजब की सुंदर नारी थी, समझ रहे हो। और वो जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी और मतलब संजय गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की और पूरे गांधी परिवार की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री निवास पे हर रोज जाती थी। और संदीप दीक्षित को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपकी मम्मी शीला दीक्षित का लव हुआ था बस में आते जाते आपके पापा से। तो ये गप्पा गप्पी तो लव मैरिज करने वाले खूब करते हैं। फिर इंदिरा गांधी जी पे आ जाओ। इंदिरा गांधी जी एक वो, अब ये वो दड़ियल मुसलमान नहीं है, कौन सा है वो गाजा वाला, उसकी बड़ी हाईलाइट हो रही है। इंदिरा गांधी हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है, वो साफ कह देता है दड़ियल मुसलमान, कहीं गाजा गुजा का है, फिलिस्तीन का शायद, हाँ, यासिर अराफात, हाँ याद आ गया मुझे, यासिर अराफात इतना बदमाश लुच्चा आदमी। वो इंदिरा गांधी उससे पुरस्कार लेने के बाद ऐसे हाथ आगे करती है कि लो जी बाबूजी हाथ मिला लो, तो वो कहता है ना हाथ नहीं मिलाना, मैं तो गप्पी भरूंगा, और उसने उठा के इंदिरा गांधी गप्पी भर दी। वो चीज नहीं दिखी राहुल गांधी को, मिलोनी और मोदी के ऊपर चढ़ गया तू बेशरम आदमी। और राहुल गांधी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई, तेरी मम्मी सोनिया गांधी का और तेरे पापा राजीव गांधी की लव मैरिज हुई थी, तो वहां लंदन में कितनी गप्पी भरी होंगी आपस में, भूल गया तू। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और कांग्रेस के तो बहुत से ऐसे लुच्चे नेता हैं जिनकी सीडियां सोनिया गांधी के पास रखी हैं, 2-3 तो हरियाणा के हैं वे लुच्चे नेता, जिनकी सीडी सोनिया जी ने अपनी जेब के नीचे रखी हुई है, वही वायरल नहीं करनी। जब ये सीएम बनने की कहेगा तभी इसके बाप की सीडी वायरल करेंगे, समझ गए ना। तो राहुल गांधी जी को एक बात कहना चाहूंगा कि भाई, तू ना ये गप्पी झप्पी का चक्कर छोड़ दे, तू ब्याह करवा ले और ये आदमियों के लिपटना छोड़ दे। अब वो के मेरा संदीप दीक्षित के अकेले में भी लिपट जाता हो, कुछ पता है भाई किसी का? तो ब्याह करा के तलाक ले ले तो भी तू मान कहलाएगा। भाई विचार नहीं मिला पाया, तलाक हो गया, लेकिन ब्याह तो करवा। तो भाई ये एक बड़ा ही बढ़िया मटेरियल बन सकता था डिबेट का, नेशनल डिबेट का, हर टीवी चैनल पे। लेकिन सोनिया गांधी समझ गई कि लोंडा बकवास है और इसने भसड़ मार दी है मोदी जी को और मिलोनी को लेके। तो इस बार सोनिया गांधी जो बुजुर्ग हो चुकी है, उसने बीच में आना ठीक समझा और वंदे मातरम की बेइज्जती करके टॉपिक वंदे मातरम की तरफ घुमा दिया। बाकी देखो भाई, मुझे तो जिस तरह के मैं लाइव करता हूं, मुझे कांग्रेस कभी कोई मान सम्मान या इज्जत या पद नहीं देने वाली, और ना ही मैं कभी चुनाव लड़ना चाहता, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट ही अजीब सा है। अभी मेरे टेम्परामेंट का मैं बताऊं कैसा है। अभी मैंने सोचा था कि मैं अपने फेसबुक लाइव जो ये करता हूं ना, तो पीछे खिड़की पे बैनर लगाऊंगा उस आदमी का जो मुझे महीने के 10,000 रुपये देगा। तो ना तो मुझे ऐड मांगनी आई, मैंने उनको धमकी दे दी फोन पे, अगर ऐड देनी हो तो दे दो, नहीं तो मत दो। तब मुझे महसूस हुआ कि हेमंत फोगाट, तू
किसी से विज्ञापन इतना रोबिले ढंग से मांग रहा है, तो कैसे बिजनेसमैन बनेगा? तो भाई मेरे में टैलेंट नहीं है बिजनेसमैन बनने का, ना प्यार से बोलने का। हाँ, वेरी खुददार टाइप आदमी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री एलिमेंट नहीं है। राहुल गांधी की गोलियां सिर्फ वही लोग चाट रहे हैं जिनको विधायक की टिकट चाहिए, सांसद बनना है तो सांसद की टिकट चाहिए, और जिन्हें सीएम बनना है। उसके अलावा चौथा टाइप का आदमी राहुल गांधी को तवज्जो नहीं देता। अब जैसे मैं तवज्जो नहीं देता राहुल गांधी को, नहीं देता भाई, मुझे नहीं है पसंद वो आदमी। वो मतलब मैं किसी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानूंगा तो वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो लगे कि हाँ ईमानदार है, सच्चा है, देश के लिए संघर्ष कर रहा है, समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो मुझे राहुल गांधी नहीं लगता बैंगन भी। लेकिन क्या करें, हम हरियाणा में जिनको अपना नेता मानते हैं उनकी वजह से हमें कांग्रेस की रैलियों में खड़ा होना पड़ता है। तो हमारी तो ये मजबूरी है। लेकिन राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री एलिमेंट नहीं है। इसका ड्रेस कोड ही फ्लॉप है। ड्रेस कोड ही देख के लगता है कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट दिस कंट्री, ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिमसेल्फ ऑल्सो। मतलब एक व्यक्ति अपने आप को लेकर भी गंभीर नहीं है। राहुल गांधी के पहनावे को देखकर मुझे ऐसा लगता है, एक टी शर्ट छपरी टाइप और एक नीचे, चल मैं कहता हूं रे लंगूर तू कुछ भी पहन ले, पर ये कार्गो तो मत पहन, छह जेब वाली पैंट गांव में कौन पहने हैं? कोई नहीं पहनता। शहर में भी लफंडर पहनते हैं जिनने कॉलेज में हवाबाजी करनी हो या एक पैकेट में माचिस रखनी हो और एक जेब में सिगरेट रखनी हो। तो राहुल गांधी को अपने ड्रेस कोड पे ध्यान देना चाहिए। लफंडरों वाला तो ड्रेस कोड है। लगता है किसी एंगल से, अरे तो जैन जी बनना चाहता है तो जैन जी की तरह रहे। तू तो ऐसे चप्पलों में घूमते और क्रॉक्स की चप्पल है, उनको पहन के ऐसे घूम रहा है जैसे राष्ट्र का प्रतीक। लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही राष्ट्र का प्रतीक। चप्पल पीछे एडी नहीं है उन चप्पलों में, चप्पल कार्गो 6 जेब वाली और ऊपर टी शर्ट सफेद। अरे भाई आपको कुर्ता पजामा नहीं पहनना तो व्हाइट शर्ट और जीन्स पहन लो, खाकी जीन्स पहन लो, खाकी चीनोस पैंट। ये कार्गो किस लिए पहननी है भाई? मेरे से भी 4 साल बड़ा है। खैर मैं तो बीए फर्स्ट ईयर में गंजा हो गया था और मुझे तो आदत पड़ गई है, पर मुझे नुकसान नहीं हुआ 1 रुपए का भी। मैं तो आज भी कॉफियां पी के आ जाता हूं लोगों के पास बैठ के, गंजा होते हुए भी, बिकॉज आई हैव टैलेंट। खैर जो भी है, मैं अपने बारे में नहीं बताने आया। तो भाई मुझे लगता है मोदी जी ने अभी जब ये किरण रिजिजू से मिला था ना राहुल गांधी, ज्यादा लंबा लाइव नहीं करेंगे, बोर हो जाते हैं लोग। 13 मिनट हुई ना, 2-1 मिनट और खींचते हैं। अभी किरण रिजिजू से राहुल गांधी मिला था संसद में। आज खुद कह रहे कि हाँ मैं किरण रिजिजू से मिला था और हमने अपनी शर्तें उनको बता दी थी कि कानून पास होगा तो किन शर्तों पे होगा। इसका मतलब सेटिंग तो हुई है ना इनकी आपस में। और सेटिंग क्या हुई है? किरण रिजिजू ने कहा होगा राहुल जी देखो आपने अंड बंड बोलते रहना है, तो राहुल बोला होगा कि रिज्जू जी मैं तो इतना ज्यादा अंड बंड संड बोल चुका कि देश अब कहीं मेरे पत्थर ना मारने लग जाए। तो बोला ऐसा करो फिर अपनी मम्मी को ले आओ बीच में। राहुल गांधी अपनी माँ को ले आया और उसने वंदे मातरम पे यूं हाथ हिला के 2-4 बार एक्टिंग कर दी। और मतलब ना हिंदू मुसलमान पे जाने दे रहे टॉपिक, ना किसी डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे जाने दे रहे टॉप डिस्कशन को, ना ईरान अमेरिका युद्ध पे, ना तेल की बढ़ती कीमतों पे, ना महंगाई पे, किसी चीज पे बात नहीं हो रही। बस 2 टॉपिक पकड़ लिए,
एक टॉपिक ये कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चलती रहनी चाहिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम की बेइज्जती कर दी और बीजेपी अब कह रही है वंदे मातरम की बेइज्जती कैसे कर दी। और दूसरा टॉपिक नया चला है, मोहन भागवत भी जैन जी से संवाद करने के लिए निकल लिया है देश में, और इधर मोदी जी प्लस मोदी जी के सारे मंत्री जैन जी से वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे सिर्फ जैन जी है वोट गिरने वाली, बाकी तो सब भस्म हो गए। अनिल गोरची जी को राम राम, अजय कुमार जी को राम राम, कुलदीप पेउंट जी को राम राम, विकास वर्मा जी को राम राम। तो मतलब जैन जी, अच्छा, और जैन जी क्या मांग रही है? जैन जी सिर्फ जॉब मांग रही है, और जैन जी सिर्फ स्कूल में पंखे और इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रही है। लानत है। अरे जैन जी के माँ बाप को भी देख लो मोदी जी, जो महंगाई की वजह से टूटने को हो रहे हैं। इस बार मैं राशन लेके आया तो महीने का राशन, आटा, दाल, चावल हमारे ना 4200 रुपये में आ जाते थे। इस बार पूरे 6500 रुपये में आए। मेरे तो कान खड़े हो गए ऐसे गधे की तरह। मैं कहा हे भगवान, 4000 की जगह 6000 रुपये का राशन आ गया। जयवीर नैन जी को राम राम, सबको राम राम। मैं हैरान, मैं कहा यार इस बार 4000 की जगह 6000 का राशन। फल फ्रूट आ जाया करते हमारे हफ्ते के, मैं बिल्कुल निकड़ू बता रहा हूँ, कुछ नहीं लगाऊं, हमारे फल फ्रूट आ जाया करते हफ्ते के 1000 रुपए के। इस बार मैं लेके आया तो 1800 रुपये के आए। मैं तो पहली बार महंगाई महसूस करी। अरे चप्पल कड़ा गई, आ जाओ रे ना सुसरी भाजी की परे ने। तो मैं हैरान, मैं कहा यार इतनी महंगाई, हद हो गई। केले 80 रुपए किलो, 80 रुपए दर्जन। सोच के देखो, जहां केले की फली आया करती 40 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन, मैक्सिमम 60 रुपए दर्जन, अब 80 रुपए दर्जन से नीचे केला नहीं है। भाई साहब आम खा के दिखा दे को माइका लाल, मैं मान जाऊं। 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, चौसा की बता रहा हूं। उसके बाद मौसमी 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिला करती। आज आप मौसमी लेने चले जाओ बाजार में खुली, 1 किलो 80 रुपए की। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कहां जा रहा है बाजार, क्या हो रहा है। कमाई तो इतनी नहीं बढ़ रही जितना महंगाई का चक्कर बढ़ रहा है। मतलब हाहाकार मचा हुआ है। एक वो बब्बू गोसे आते हैं 300 रुपए किलो, अनार 350 रुपए किलो, मतलब लूट मच रही है। कोई मतलब पूछ ले भाई ये हो क्या रहा है, बोला जी महंगाई बढ़ रही है। बादाम आते थे पहले घटिया टाइप के 660 रुपए, फिर हो गए 820 रुपए, और 20 बार में लेके आया 1030 रुपए किलो। हद होगी भाई, हर चीज में महंगाई है, मतलब किसी भी तरफ देख लो आप। तो उसके ऊपर मोदी सरकार बात नहीं करेगी। कपिल मलिक जी सुनने लग रहे हैं, सारे कई बहुत से दोस्त सुनने लग रहे हैं, सबको बोल रहा हूं मलिक साहब महंगाई पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कराओ। ले जयवीर नैन जी भी लिख रहे हैं कि केले 80 रुपए किलो है, 80 रुपए दर्जन है, वो जो भी है दर्जन किलो कुछ भी मान लो। तो भाजपा सरकार महंगाई को लेके बातचीत नहीं कर रही। अब अजमेर सिंह ढांडा भैंसी माजरा से कह रहे हैं राम राम भाई जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, महंगाई में बुरा हाल कर दिया है। बुरा हाल कांच लिकाट देंगे। अब ये मैं तो अपनी बता सकता हूं, मुझे नहीं पता दुनिया का क्या पता है। एथेनॉल वाला तेल महीना हो गया मुझे डलवाते हुए। होंडा सिटी गाड़ी है पेट्रोल की, एथेनॉल ज्यादा है पेट्रोल में। भाई साहब आके देख लो, या जहां को वहां आके गाड़ी लेके आ जाऊंगा, ट्रैक्टर जैसी आवाज आने लग गई है कार में से। मतलब यूं लगता है जैसे डीजल का इंजन चल रहा हो। ये होंडा सिटी के हालात बता रहा हूं। फिर मैं तो यूं छाती के मुक्का मार के बैठ गया कि हेमंत फोगाट तू क्यों ज्यादा भड़क ले रहा है, तूने तो नई गाड़ी लेनी है, 17-18 साल हो गए तेरी गाड़ी ने, बेचनी है तो चल लोन दे नास। तो मेरा तो यूं ठीक है भाई, चलो हमारी तो कार ही 1 लाख की बच रही होगी, तो हमने तो गाड़ी नहीं लेनी है। लेकिन खराब हो रही है एथेनॉल से गाड़ियां भाई साहब।
मैंने पेट्रोल पंप से वाले से पूछा, मगर यार क्या होगा ये? बोला फोगाट साहब सारी ये गाड़ियां अब खराब हो जाएंगी और नई नई गाड़ियां आएंगी चमचमाती हुई नए नए मॉडल की। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी गलत काम कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि जनता रुष्ट होने लग रही है। अगर आपने ये एथेनॉल का ही तेल वाला कांड करना था तो आप ये 10 साल पुरानी डीजल कार नहीं चलेगी, 15 साल पुरानी पेट्रोल कार नहीं चलेगी, इस कानून को हटा दो भाई। नाश तो आप महीने साल 6 महीने में कर ही दोगे एथेनॉल की गाड़ियों से, एथेनॉल का पेट्रोल डलवा डलवा के नाश तो ही लेगा। तो फिर इस कानून की क्या जरूरत है कि 10 साल और 15 साल? हटा दो उस कानून को, फिर तो डलने दो एथेनॉल वाला तेल, अपने आप ही नहीं 2-2 साल में सब कंडम होके खड़ी हो जाएंगी। और जैन जी का हुआ बना रहे हैं बीजेपी वाले। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, एक बात बता रहा हूं, जैन जी कदे यूं ना कहने लग जाए लोग, नाम बिगड़ते देर नहीं लगती। जैन जी पता चला चिंपैंजी, ये दूसरे सह चिंपैंजी सारे। झारखंड में जाके नहीं अपनी बेबे का मतलब झारखंड में जाके नहीं बोलते स्टूडेंट्स के लिए काकरोच पार्टी वाले। दिल्ली में तो बड़े कच्चे खोल खोल के दिखा रहे थे, कोई छाती पाड़ के दिखाओ तक देख लो, छोरा हूं पर छोरी बनूंगा, ऐसा तो इनका लफंडल सौदा था। गुस्सा नहीं आता? मतलब जंतर मंतर पे क्या स्पॉन्सर्ड चीज थी भाई, जो जंतर मंतर पे तुमने पूरा हंगा लगा दिया। झारखंड में मारा काटी मचने लग रही है। पटना में वो लालू यादव का छोरा है भाज गया, धरने के बीच में से खतरनाक मामला हो रहा है। सोचने वाली बातें हैं। कुछ नया जैन जी फैन जी, ये बीजेपी वाले मोहन भागवत का केरल है, कौन है वो मोदी का बाबू हो सकता है। हम देशवासियों का क्या लगता है मोहन भागवत? आरएसएस से हमारा क्या लेना देना? हमने आरएसएस को वोट थोड़ी ना दिए थे, हमने तो राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस से खुंदक खा के लोगों ने वोट दे दिए बीजेपी को, और कोई विकल्प ही नहीं है। देश के पास विकल्प ही नहीं है। तीसरा विकल्प अगर कोई दे दे तो मोदी को साइड मार के लोग तीसरे को दे देंगे, बोला छोड़। कुलदीप पेवण जी लिख रहे कि फोगाट जी पहले शिक्षा, महंगाई, रोजगार, सड़कें आदि के मुद्दे उठाया करता, अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष गुट को बचाने में लगा हुआ है क्योंकि नेता इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई कुलदीप पेवण जी बिल्कुल कोई भी सीरियस नहीं है देश को लेके। मतलब संसद सत्र में पहली बार ऐसा मैंने नोटंकी वाला प्रोग्राम देखा है कि पूरा विपक्ष बाहर खड़ा होकर बरसात में नाच रहा है। कोई बंदर बन रहा है, कोई मदारी बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है, कोई मंदिर का दान पात्र लेके बैठ गया हो पप्पू यादव। मतलब ऐसा मदारियों वाला खेल मैंने देखा ही नहीं कभी, जैसा अब होने लग रहा है। अंदर बिल पास होने लग रहे हैं धड़ाधड़, सौदेबाजियां चल रही हैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने इतने ज्यादा भ्रष्टाचार वाले काम कर रखे हैं कि इनको जेल से बचना इनका मकसद है। बोला देश बचे या ना बचे, पहले खुद को तो जेल जाने से बचाओ, उसका बेनिफिट मोदी उठा रहा है। जैन जी ने तो भी दुनिया ही नहीं देखी, और जिस तरह की जैन जी जंतर मंतर पे खड़ी थी गंडवी टाइप की, वैसी जैन जी तो हम चाहते ही नहीं कि बच्चे हमारे बने। जैन जी जो खड़ी थी जंतर मंतर पे, लुगाई बनी, लड़के भी लड़कियां बड़े खड़े थे, ऐसी जैन जी ने हम फूक कहेंगे? हमने क्या लेना इसी गंडवी जैन जी से? और ऐसे जो लोग जंतर मंतर पे थे, उन लोगों को क्या पता देश को क्या चाहिए। देश के आम जन को बहुत कुछ चाहिए। देश के आम जन को रोजगार नहीं चाहिए, जिस रोजगार पे वो ऑलरेडी है उसकी सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि एआई ने लठ दे रखा है इतना बड़ा। एआई ने लठ दे रखा है। आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, सब जगह के जितने आईआईटी वाले बच्चे ना पढ़ने वाले, सारे डरे बैठे हैं। अमेरिका ने तो 1,25,000 आईआईटीएंस या इंजीनियर्स को नौकरी से निकाल दिया, और इतनी चालाकी करी है, लिख दिया उस पर जिस दिन नौकरी हटेगी उसी दिन इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो देश का जैन जी नौकरी मांग रहा है, पर देश की जनता तो ये कह रही है कि भाई जिस नौकरी पर हम बैठे हैं वहां पर हमें जॉब सिक्योरिटी दे दो। मकान की ईएमआई भरनी है, कार की ईएमआई भरनी है, सड़क पे आ जाएंगे। मेन चीज तो ये है। जो
फद्दू जैन जी उड़े जंतर मंतर पर खड़ी थी, लुगाई बनी, मतलब लड़के भी लड़कियों के ब्रेजियर ब्लाउज पहने खड़े थे। उन आरामियों को क्या जरूरत है? असली जरूरत तो उनके माँ बाप को है, जो राशन पानी खरीदने दुकानों पे जाते हैं और उनको महंगाई के चक्कर आते हैं महंगाई देख के। तो महंगाई टॉपिक है। जो रोजगार पे है इंसान, जो ईएमआई भर रहा है अपने मकान की, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। नए जॉब ने टैंट में मारे लोग। मतलब जैन जी है ही नहीं कहीं इस देश में। भारत में जैन जी नहीं है। भारत में हिंदू मुसलमान हो सकता है। तो मैं हरियाणा से हूं, तो हम देखते सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हरियाणा में तो इतना बुरा हाल है, पूछो मत। धड़ाधड़ गैंगबाजी चल रही है, इधर गोली मार दी, उधर मार दी, दादरी में मार दी, पंचकुला में मार दी, करनाल में मार दी, यमुनानगर में गोलियां चल रही हैं, रोहतक में चल रही हैं। अभी हिसार में तो बल्कि 15-16 दिन से धरना चल रहा है। अके एक जाट को, वो जीवन कुंडू है हमारा भाई, उसको मार दिया लठों से, लठ मार मार के, और वो विधायक का भाई बता रहे। इतनी तो गुंडागर्दी चल रही है। ये चीजें हैं रोकने वाली। और अगर मोदी जी आप जैन जी के चक्कर में रहे ना, तो ये जैन जी तो लड़की बनी घूम रही है सारी, इनने ठाले जाएंगे सारे गुंडे। चलो लड़की तो मिल नहीं रही, ब्याह शादी खातर इनते काम चला दे। तो ये जैन जी का चक्कर छोड़ के जो मेन टॉपिक्स है भारत के, उनको कवर करो। तो भाई इन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, पर बात हो नहीं रही। बात हो रही है वंदे मातरम की बेइज्जती कर दी सोनिया ने। ये टॉपिक बन गया राष्ट्रीय डिबेट का। राष्ट्रीय डिबेट का टॉपिक ये बनना था कि महंगाई बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। राष्ट्रीय टॉपिक इस बात का बनना चाहिए था कि भाई पॉलिटिशियंस जो क्राइम से जुड़े हुए हैं उनको राजनीति में क्यों आने दिया जा रहा है। आधा साफ सफाया तो इसी बात से हो जाएगा। राष्ट्रीय टॉपिक ये बनना चाहिए कि भाई जिस तरह की राजनीति खरीद फरोख्त की सांसदों की, विधायकों की चल रही है बीजेपी के द्वारा, तो ईवीएम से भी गड़बड़ होती होगी। तो ऐसा कुछ पोलिंग मेथड डेवलप किया जाए जिसमें ईवीएम के अंदर जो घपला होता है उसके चांसेस जीरो हो जाए। ये है राष्ट्रीय डिबेट के टॉपिक्स। ये थोड़ी ना राहुल की मां ने वंदे मातरम की बेइज्जती कर दी। 4 दिन पहले वंदे मातरम पे कानून नहीं था, तो कौन वंदे मातरम को पूछ रहा था? जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मतलब चलो मेरी बात को झूठ डिक्लेयर कर देना, टीवी चला लेना और टीवी चला के यूं देख लेना कौन से चैनल पे क्या दिख रहा है। सारे चैनलों पे यही दिख रहा होगा कि वंदे मातरम की बेइज्जती हो गई या बाढ़ आ गई। ये 2 टॉपिक चल रहे होंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं होगा। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप अपना कोई कमेंट लिखना चाहें तो इसके नीचे कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।